आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में लेक्चर 3 में सबसे पहले फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का मतलब ये है कि हमारे पास एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम में दो से ज़्यादा चार्जेस होंगे और किसी एक चार्ज पर वो सभी चार्ज मिल करके कितना फोर्स लगा रहे हैं इसको फाइंड करना है। जैसा कि आप जानते हो कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, अगर Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 लगा रहा है वो F12 होगा। अगर इनके बीच की डिस्टेंस r कर दी जाए तो ये आप कूलॉम्स लॉ से जानते हो। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अभी तक तो जो दो चार्जेस आपके पास थे, एक है Q1 और एक है Q2, इस पे लगने वाला फोर्स भी आप फाइंड कर चुके हो F12। अब एक नया चार्ज एंटर कर जाएगा, मान लेते हैं वो Q3 एंटर किया। अब हम कहें Q3 Q1 पर कितना फोर्स लगाएगा, ये Q3 है तो ये फोर्स लगाएगा F13 लगाएगा। अब देखिएगा, जब सिस्टम में दो से ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं और कोई एक चार्ज पिकअप करें, उस चार्ज पे Q2 भी फोर्स लगाएगा और Q3 भी फोर्स लगाएगा। इसका मतलब Q1 पे लगने वाले जो फोर्सेस हो गए वो मोर देन वन हो गया। अब इस मोर देन वन फोर्स को हम Q1 पर कैसे कैलकुलेट करें, इसको कैसे फाइंड करें, इसको बताना है यहाँ पर, क्योंकि कूलॉम्स लॉ तो सिर्फ दो चार्जेस के बीच वैलिड है। अगर कोई सिस्टम आ गया, उस सिस्टम में मोर देन चार्जेस होंगे और किसी एक चार्ज पर बहुत सारे फोर्सेस लग जाएंगे। जैसे मान लेते हैं Q4 एंटर कर जाए, जब Q4 एंटर करेगा तो इस पे एक फोर्स और अप्लाई हो जाएगा और वो हो जाएगा F14 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप चार्जेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे Q1 पर फोर्सेस बढ़ते चले जाएंगे। अब Q1 पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। कूलॉम्स लॉ के हिसाब से तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि कूलॉम्स लॉ तो सिर्फ दो चार्जेस के बीच फोर्स को बताता है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम पहले दो चार्जेस ये सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ये दो चार्जेस सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ये दो चार्जेस सेलेक्ट कर लेंगे और इन सभी चार्जेस के जो हमने दो दो सेलेक्ट किए हैं कूलॉम्स लॉ लगा करके इस टाइप के फोर्सेस को सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट से हम Q1 पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है उसको निकाल लेंगे। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्चुअल में एडिशन ही है, लेकिन एल्जेब्रिक एडिशन नहीं है। अगर वह एल्जेब्रिक एडिशन नहीं है तो फिर क्या है, वो एक वेक्टर एडिशन होता है। जैसा कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि जब आपके पास मोर देन टू फोर्सेस होते हैं वो भी वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है ये जो 11th क्लास में आपने पढ़ा है, हम उसी तरीके से यहाँ पर फोर्सेस का क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे Q1 पॉइंट पे, तो हमें Q1 का टोटल फोर्स मिल जाएगा। सबसे पहले लिख ही लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है। अगर मान लेते हैं एक सिस्टम है, इफ ए सिस्टम हैव n charges, then force on any charge due to the other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges. This is called principle of
सुपरपोजिशन। इसका मतलब ये हो गया कि हम कोई चार्ज सेलेक्ट कर लेंगे और उस चार्ज पर सभी सिंगल चार्जेस की वजह से पहले ये पेयर ऑफ चार्ज कलेक्ट करेंगे, Q2 की वजह से इस पे क्या फोर्स लग रहा, Q3 की वजह से इस पे क्या फोर्स लग रहा, Q4 की वजह से इस पे क्या फोर्स लग रहा, और उसके बाद इन सभी चार्जेस को जब ऐड कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे, तो इस Q1 चार्ज पे निकलने वाला फोर्स हमें मिल जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की कहानी होती है। अब इसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का जो डेरिवेशन है वो कैसे करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद काम करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में n चार्जेस पड़े हुए हैं। एक चार्ज हमारे पास थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, ये हमारे पास x एक्सेस और ओरिजिन हो गया, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, और चलते चलते हम पहुंच गए Qn चार्ज पे। एक सिस्टम है, उस सिस्टम में n चार्जेस हैं हमारे पास, तो लिखते भी चलते हैं साथ में। लेट ए सिस्टम हैज Q1, Q2 डैश 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 Qn स्टेशनरी चार्जेस इन वैक्यूम। हमने n चार्जेस लिया और ये सब चार्ज कैसे हैं, स्टेशनरी हैं और वैक्यूम में हैं। हैव पोजीशन वेक्टर, मान लेते हैं ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इनके पोजीशन वेक्टर्स आपको गिवन है। R1 ये R2 हो जाएगा, इसी तरीके ये R3 हो जाएगा, और ये चलते चलते Rn हो जाएगा। हैव पोजीशन वेक्टर्स R1, R2 डैश डैश Rn। अगर हम कहें सबसे पहले Q1 और Q2 को एक पेयर में कंसीडर करते हैं और कूलॉम्स लॉ से Q1 पर फोर्स निकाल लेते हैं। हमें यहाँ पर टोटल फोर्स मान लेते हैं Q1 पर निकालना है। हमें कहाँ पे फोर्स निकालना है, Q1 पे। अब देखिएगा, अगर हम कहें फोर्स, देयरफॉर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों के बीच कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर देंगे तो यही अप्लाई होगा। ये मान लेते हैं Q2 है, तो ये क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F12। इसी तरीके अगर हम बात करें फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, क्या हो जाएगा, तो अगर हम Q2 की वजह से निकाल चुके हैं, अब Q3 ले लेंगे, इसका काम तो ओवर हो गया, इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा कुछ ऐसा। तो ये जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F1 पे अब कौन फोर्स लगा रहा है, Q3 चार्ज लगा रहा है, तो ये F13 हो जाएगा। इसी तरीके हम कहें फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4 कितना हो जाएगा। अब फोर्थ चार्ज यहाँ कहीं बीच में पड़ा होगा, यहाँ कहीं फोर्थ चार्ज बीच में पड़ा होगा, ये मान लेते हैं Q4 चार्ज है, तो ये हो जाएगा R4 जिसका पोजीशन वेक्टर। तो इस सिचुएशन में ये कितना आ जाएगा, F1 पे ये फोर्स कितना लगाएगा, F14 लगाएगा। आप देख भी सकते हैं, अगर हम यहाँ से आएँ और ये चार्ज हो जाएगा हमारे पास, तो कुछ ऐसे चला जाएगा और ये हो जाएगा F14। इसी तरीके चलते चलते हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, Qn चार्ज पे पहुँच जाएंगे। तो अगर हम कहें फोर्स ऑन
Q1 ड्यू टू Qn, मतलब जो nth चार्ज होगा वो कितना फोर्स लगाएगा, तो ये हो जाएगा F1n। ठीक है, अब हमको, क्योंकि इस पे Q1 चार्ज पे कितने फोर्स अप्लाई हो गए, लगभग n फोर्सेस अप्लाई हो चुके हैं इसमें। अगर हम n फोर्स की बात करें तो एक फोर्स ये भी जाएगा, तो इस पे लगभग ये कौन सा हो जाएगा, F1n फोर्स हो जाएगा। तो बहुत सारे फोर्सेस इस पे आ चुके हैं Q चार्ज पे, Q1 चार्ज पे। अब इन सभी चार्जेस का हम वेक्टर सम निकाल दें तो Q1 पर क्या हो जाएगा, टोटल वेक्टर फोर्स हमें मिल जाएगा। और इस फोर्स को कैलकुलेट करने हमें किसने बताया, हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से निकालेंगे। तो आगे लिख लीजिएगा, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन total force on Q1 is F1, और इसको डैश करके छोड़ दीजिए। अब इस F1 को हम निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर दें पहले। ये हमारे पास F1 हो जाएगा। हम इन सभी चार्जेस का क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे, मतलब F12 प्लस F13 प्लस F14 डैश डैश डैश, और लास्ट में हम हो जाएंगे F1n। ये इक्वेशन 1 डाल दीजिएगा। अब देखिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर हमारे पास F12 फोर्स है तो कूलॉम्स लॉ से हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21, यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ 2 1 हो जाएगा, और ये वेक्टर और ये स्क्वायर और R21 कैप, ये हम जानते हैं। देयरफॉर अब हम F12, अगर F13 आ जाएगा तो 2 की जगह 3 प्लेस कर देंगे, F14 मतलब 2 की जगह 4 प्लेस कर देंगे, और पूरा सीरीज फाइंड कर लेंगे फोर्स का। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा Q1 पर, ये हो जाएगा F12 को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर मॉड स्क्वायर, और ये R21 कैप, प्लस इसको इरेज कर देते हैं। इसी तरीके अगर हम F13 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, अब Q2 की जगह क्या प्लेस हो गया, 3 प्लेस हो गया, तो ये कर देंगे Q3 अपॉन, अब क्या हो जाएगा R31 वेक्टर स्क्वायर, और ये R31 कैप, ये मॉड का स्क्वायर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस है। इसके बाद देखिएगा, ऐसे हम चलते चले जाएंगे और लास्ट में कहाँ पहुँच जाएंगे, इस वाले पोर्शन पे। तो 1n है, F1n, F1 पर nth चार्ज क्या फोर्स लगाएगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, अब 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, अब n हो गया, तो ये हो जाएगा Qn डिवाइडेड बाई Rn1 वेक्टर मॉड स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, और इसने स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर दिया, ये हो जाएगा Rn1 कैप। अब यहाँ पर देखिएगा, इस पे जो टोटल फोर्स लग रहा है Q1 पर, इन सभी में क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाहर ले लीजिए। दूसरा क्या बचेगा, Q1 Q3, और ये हो जाएगा R31 वेक्टर मॉड स्क्वायर R31 कैप, और ये चलते चलते हम पहुंच जाएंगे लास्ट वाले में। इतना कॉमन आ चुका है ये वाला पोर्शन, तो बचा प्लस Q1
क्यू एन अपॉन आर एन वन वैक्टर होल ऑफ स्क्वायर मॉड होल ऑफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर एन वन कैप। इस तरीके हमने देखा, हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। अब देखिएगा 11th क्लास में एक सिग्मा का ऑप्शन होता है, जो बड़ा वाला सिग्मा होता है, स्मॉल सिग्मा की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस सिग्मा को शो कर रहे हैं। तो ये सीरीज सम का सिंबल होता है। तो एक तरीके की ये सीरीज मिल रही है, उसको हम लिखने जा रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। देखिएगा ये हो जाएगा F1 टोटल जो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। ये देखिएगा Q1 तो सब में एक जैसा है, तो Q1 तो वैसे ही लिख देंगे। 2 3 4 5 6 वेरी कर रहा है Q। अब मान लेते हैं 2 3 ये वेरी कर रहा है। अगर ये वेरी कर रहा है तो इसको एक नया नाम दे देते हैं, मान लेते हैं I हो गया, डिवाइडेड बाई। अब देखिएगा 1 नीचे फिक्स है, सॉरी ये 2 1 है, 2 1 है, उल्टा लिखेंगे यहाँ पे 2 1 3 1। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें तो मॉड ये वेक्टर है R, और आगे वाला वेरी कर रहा है तो I1 लिख देते हैं, और ये स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखिएगा 2 1 3 1, तो आगे वाला वेरी कर रहा है, इसे लिख देंगे RI, और पीछे वाला कांस्टेंट है तो वैसे ही लिख के छोड़ देंगे, और ये कैप हो जाएगा। अब ये I कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, I 2 से स्टार्ट है और N तक जा रहा है। इसका मतलब I कहाँ से स्टार्ट है, ये जो वेरिएशन है 2 से स्टार्ट है, तो 2 से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रहा है, N तक जा रहा है। तो ये हमारे पास वेक्टर सम का फॉर्मूला आ गया, ये इसी का डेरिवेशन हो गया। एक क्वेश्चन लिखते हैं तो ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि अभी हमने n चार्जेस लिए हुए हैं यहाँ पे, और n चार्जेस को लेकर के हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। तो इस तरीके आपने देख लिया होगा कि अगर कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो उन 2 से ज़्यादा चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाए, वो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से कैलकुलेशन मिल गया उसका, और वो कितना हो गया, वो इतना आ गया है। मतलब सिंपली हम क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनिएगा, यहाँ पर ये जितनी आसानी से हमने डेरिवेशन कर दिया है, जब कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो वो इतनी आसानी से आएगा नहीं, क्योंकि वेक्टर एडिशन का एक अपना अलग तरीका होता है। जैसा कि 11th क्लास फिजिक्स में वेक्टर एडिशन में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, वही तरीका अडॉप्ट करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो कहने के लिए तो हमने ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है अभी, लेकिन जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन का प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और कुछ नहीं, जैसा कैलकुलेशन आपने 11th क्लास में पढ़ा था हम वैसे ही करने वाले हैं। इसको इरेज कर देते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं, इफ ए सिस्टम हैव Q1, Q2 and Q3 charge with position vector R1, R2 and R3, then find total force on Q1 due to other charges। देखिए यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और एक चार्ज Q3 है। Q2 की वजह से Q1 पर लगने वाला फोर्स F12 हो जाएगा, और Q3 की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F13 हो जाएगा। और हम अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से टोटल फोर्स निकाल चुके हैं,
इस पे लगने वाला फोर्स मान लेते हैं F1 है और फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4πε0। हम मान लेते हैं इन वैक्यूम में ये वर्क कर रहे हैं, ये फॉर्मूला जो भी ड्राइव कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, इन वैक्यूम में। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास कितने चार्जेस हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे, पहले 2 फोर्स लगा देगा, उसके बाद तीसरा चार्ज इस पे फोर्स लगा देगा। तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर गई, 2 से 3 तक। अब देखिएगा इसका एक्सपेंशन कर दीजिए आप सिंपली, ये क्या हो जाएगा Q1। अब आई कहाँ से स्टार्ट है 2, और ये नीचे आ जाएगा R21 वेक्टर होल ऑफ स्क्वायर, और ये R21 कैप प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, तीसरा वाला जब इस पे अप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा Q1 Q3, और I की जगह कितना हो जाएगा 3I, ये स्क्वायर और R ये 3 1। तो ये हमें फोर्स निकल आया Q1 पर Q2 और Q3 मिलकर के कितना टोटल फोर्स लगाएंगे। तो फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई होगी कि क्या है। अब भी ये जो हमने फॉर्मूला अप्लाई करके जो आंसर निकाला है उस आंसर की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आई है, उस आंसर की अभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आई है। जैसे कि अगर हम कहते हैं Q1 पे Q2 जो फोर्स लगा रहा वो 3 न्यूटन का लगा रहा, Q1 पे फोर्स 4 न्यूटन का लगा रहा, अब बताओ Q1 पर कितने न्यूटन का फोर्स एक्चुअल में लग रहा है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन वो हम अगले एग्जांपल्स को कुछ लेते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं और फिर उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जैसे 3 न्यूटन 5 न्यूटन इस फॉर्म में आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं, जल्दी से क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कंसीडर 3 चार्जेस प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। व्हाट इज द फोर्स ऑन A प्लस कैपिटल Q चार्ज प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टेक्स पे ये चार्जेस रखे हुए हैं प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और वो जो हैं इक्वल टू Q हैं, इसका मतलब ये सभी चार्जेस इक्वल हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल हैं, और एक प्लस कैपिटल Q चार्ज सेंट्रॉइड पर रख दिया जाता है। तो आपको प्लस Q चार्ज पर टोटल फोर्स बताना है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल हैव सेंट्रॉइड O। हमने मान लिया एक ट्रायंगल है हमारे पास, A B C। यहाँ पर प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पर प्लस Q2 चार्ज है, और यहाँ पर प्लस Q3 चार्ज है, और इसके बीच में कोई सेंट्रॉइड है जिसको हमने O कहा, और यहाँ पर हमने चार्ज रख दिया कैपिटल Q। क्योंकि ABCD इक्विलेटरल है, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू L, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स आपको L दे रखी हैं। उसके बाद O सेंट्रॉइड है हमारे पास। अब Q1 चार्ज से देखते हैं कैपिटल Q पे क्या फोर्स लगता है, ये पॉइंट O है। आप ऐसा करिए, इस A को O से
मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये मान लेते हैं कि ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ इस O पॉइंट पे, और वो फोर्स है आपका F O पे लग रहा है। किस लोकेशन से लग रहा है? A से लग रहा है, तो FOA ये डायरेक्शन हो जाएगी। Q2 की वजह से O पे लगने वाला फोर्स निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा? ये लगेगा आपका FO, और ये हो जाएगा B से लग रहा है, तो ये Q2 चार्ज की वजह से लगेगा। और इसी तरीके Q3 की वजह से भी आप देख लीजिए, ये जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा FOC लोकेशन से लग रहा है, FOC। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम Q1 और कैपिटल Q के बीच फोर्स की बात करें, कूलॉम्स लॉ अप्लाई करें, तो हमें OA डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके अगर Q3 से कैपिटल Q के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करें तो हमें OC लेंथ की रिक्वायर्ड होगी, और सिमिलरली इस केस में हमें Q2 के केस में हमें OB लेंथ की रिक्वायर होगी। तो ये लेंथ क्या होगी आप देख लीजिए, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। ये जो लेंथ होगी L/√3 होगी। ये लेंथ कैसे निकाली गई है? 10th क्लास में आपने जब ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर OA OB OC निकाला गया था, और वहाँ से हमने कंक्लूजन करके ये L/3 निकाल लिया है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर हम सॉल्व कर दें तो देख लीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो ट्रायंगल है, ये जो फोर्सेस लगे हुए हैं, अगर हम फोर्सेस की बात करें तो ये इस पॉइंट पर F(OB) फोर्स लगा हुआ है, इधर फोर्स लगा हुआ है ये वाला जो F(OC) फोर्स लगा हुआ है, और डाउनवर्ड लगा हुआ है F(OA) फोर्स लगा हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिएगा होगा क्या, ये जो सभी सिमेट्रिक की वजह से ये पूरा एंगल कितना होगा? 360 होगा। इसका मतलब इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, 120 डिग्री, और ये भी 120 डिग्री। क्लियर? अब देखिएगा जो ट्रायंगल की बात हो रही है वो ट्रायंगल कुछ ऐसा है, हमारे पास ये फोर्सेस लग रहे हैं, और ये जो ट्रायंगल के अंदर अगर हम इसे बनाएं तो ट्रायंगल के अंदर हमारे पास हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं, और ऐसे बढ़ा देते हैं। ये हमने कर लिया, ये और ये, और ये बन जाएगा हमारे पास। ये फोर्स हो गया। अब देखिएगा ये सारे 120 हो गए, ये लेंथ आपको L पता है। क्लियर? अब ऐसा करिए, L/√3 वैल्यू कहाँ से आई है इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास ये ट्रायंगल है, ये सेंटर पॉइंट है जहाँ पर कैपिटल Q चार्ज है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको O पॉइंट से मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ये हो जाएगा 120। और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड आपस में इक्वल है। यहाँ पर देखिएगा अगर हम ट्रायंगल की बात करें AOC, तो इन ट्रायंगल AOC में कैसा ट्रायंगल है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं। आइसोसेलेस साइड में ये साइड का सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। और हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है? 180। और सिमेट्री की वजह से ये जो
एंगल बनेंगे ये 120 के बनेंगे, इधर वाला भी एंगल 120 हो जाएगा सिमेट्री की वजह से। अब देखिएगा अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो 2 थीटा प्लस 120 इक्वल टू 180, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल तो हमें 30 डिग्री मिल गया। सिमिलरली ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, O से AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। मान लेते हैं ये L पॉइंट हो गया। अब देखिएगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो वो AB लाइन को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देगा। इसका मतलब ये लेंथ टोटल L है तो ये L/2 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा हम करने क्या वाले हैं, ये एंगल तो पता चल गया कहाँ से आया है, इसको इरेज कर देते हैं, यहीं पे वर्क कर लेते हैं। इस ट्रायंगल में काम कर लेते हैं। इन ट्रायंगल AOL, ये पॉइंट O है, AOL में देखिएगा cos 30 लगा दीजिए। जब cos 30 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस केस में बेस क्या है, L/2 है, हाइपोटेनस क्या है, OA है। अब यहाँ पर cos 30 की आप वैल्यू रख दीजिए, cos 30 हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा OA। आप इसे कैंसिल कर दीजिए, इसलिए OA इक्वल टू आ जाएगा आपके पास L/√3। तो ये आपको OA की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली OB मिल जाएगा, सिमिलरली OC मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये सिमेट्री को फॉलो करेगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया OA, OB, OC एक्चुअल में कहाँ से आया है। वैसे तो सेंट्राइड के केस में आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। इसको हटा देते हैं फिर वर्क करते हैं। तो OA, OB, OC हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिएगा इस कैपिटल Q पे कितना फोर्स लग रहा है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करें। इसे कैलकुलेट करने के लिए फिर से हमारे पास वही पुरानी कहानी आएगी, कौन सी, जो भी हमने पढ़ रखी है। प्रिंसिपल फोर्सेस निकालना होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारा क्या कहता है, जो Q पे टोटल फोर्स होगा, मान लेते हैं इस पे टोटल फोर्स है F। जो F फोर्स है टोटल वो किसके बराबर होगा, देखिएगा यहाँ पर 3 फोर्सेस अप्लाई हैं। F ऑफ OC मतलब एक फोर्स ये है, दूसरा F ऑफ OB इस डायरेक्शन में है और तीसरा फोर्स डाउनवर्ड है F ऑफ OA। ये इक्वेशन 1 डाल दीजिएगा। हमें यही फोर्सेस निकालने हैं। सबसे पहले ये 2 चार्जेस कलेक्ट करेंगे, फिर ये 2 चार्जेस लेंगे, फिर ये 2 चार्जेस लेंगे और इनकी वजह से हम फोर्स निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्या कर सकते हैं, हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये फोर्सेस वेक्टर फोर्सेस हैं, वैल्यू डायरेक्ट रख करके कूलॉम्स लॉ से तो हम नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हम इन 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं ये फोर्स हमारे पास है F ऑफ OB और ये फोर्स है हमारे पास F ऑफ OC। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहीं बीच से जाएगा जो कि F ऑफ O के क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा और ये हो जाएगा R1 जो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होगा। इसका एंगल कितना है, 120 है। इसको थोड़ी देर के लिए अगर थीटा मान लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा कैलकुलेशन के समय। अब देखिएगा इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एक ये नया फोर्स मिलेगा। इस नए फोर्स को लिख लेते हैं FR1 और ये हो जाएगा F ऑफ OA, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब ये FR1 क्या है इसको देख लेते हैं यहाँ पर, बिकॉज FR1 क्या हो जाएगा, FR1 इक्वल टू हो जाएगा, हम जानते हैं 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट पहले फोर्स का स्क्वायर
प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस फर्स्ट फोर्स इंटू सेकंड फोर्स इंटू कॉस इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 120। यहाँ पर देखिएगा cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं cos 120 कितना होता है, cos 90 प्लस 30 और cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू होती है -½ तो इसकी जगह तो हम -½ रख देंगे। यहाँ पर देखिएगा अब एफ ऑफ ओ सी क्या है, अगर यहाँ पर कैपिटल Q है इसके बीच और यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, ये एफ ऑफ ए सी निकालें, यहाँ पर कूलॉम्स लॉ अप्लाई करें तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, फोर्सेस जो होता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और अगर उनके बीच वेक्टर है तो वेक्टर अप्लाई कर देंगे, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से या मल्टीपल होने की वजह से वेक्टर का तो रूल खत्म हो गया, तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा पहले केस में क्या है ये फॉर्मूला, तो यहाँ पर कैपिटल Q और Q1 हो जाएगा यहाँ पे, और Q1 Q2 क्या दे रखा है, Q1 Q2 हमें दे रखा है Q के बराबर दे रखा है, तो आप चाहे यहाँ लिख भी सकते हैं Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू ये हो जाएगा Q। ये हमें गिवन है कि ऑल चार्जेस आर इक्वल। अब इसको हटा देते हैं, फॉर्मूला तो पता ही चल गया कि क्या अप्लाई करना है, प्लस अच्छा F1 रख रहे हैं, बाद में से रख के सॉल्व कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो चार्जेस के बीच लगाएंगे K या Q1 कर लें या फिर Q ही रखें, क्योंकि Q1 इक्वल टू Q है, Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का मतलब OA स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा OA स्क्वायर, ठीक है। OA का मतलब क्या हो जाएगा L/√3 जो सब बराबर है, और एंगल तो चाहिए नहीं, डायरेक्शन तो चाहिए नहीं, तो डायरेक्शन बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ ओ बी क्या है, एफ ऑफ ओ बी देखिएगा, एफ ऑफ ओ बी इनके बीच फोर्सेस निकालिए, तो Q2 के तो रहेगा ये Q2 क्या हो जाएगा, Q2 भी Q के बराबर होगा, और ये कैपिटल Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस क्या है OB। OB की अगर हम बात करें तो OB किसके बराबर है, OB OA सब इक्वल हैं, तो अभी तो हम इसे OB स्क्वायर ही रखे रहने देते हैं, ये स्क्वायर में बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ये चीज़ यही तो लिखी है और ये चीज़ ये लिखी है, इसका मतलब ये हो जाएगा K Q अपॉन OA स्क्वायर इंटू K Q अपॉन OB स्क्वायर इंटू cos 120 की वैल्यू कितनी होगी -½ अब यहाँ पर देखिएगा ये मिल करके बन जाएगा ट्वाइस K Q अपॉन OA स्क्वायर, क्योंकि OA इक्वल टू OB है तो इसको लिख लिया हमने, इन दोनों को एक बार लिख देते हैं फिर काम करते हैं, प्लस ये भी हो जाएगा K OB की जगह हमने लिख दिया OA स्क्वायर, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, पहले इसको भी हटा देते हैं, ये वैल्यू आपको याद हो गई होगी, ये माइनस यहाँ आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा K Q अपॉन OA स्क्वायर, और ये भी OA स्क्वायर ये दोनों मिल करके ये हो जाएगा K Q अपॉन OB स्क्वायर। अगले स्टेप में देखिएगा ये हो जाएगा ट्वाइस K Q अपॉन OA स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर माइनस K Q अपॉन इसको OA कर दीजिए, क्योंकि OA इक्वल टू OB है, ये होल ऑफ स्क्वायर, ये 2 टाइम्स में से 1 जाएगा तो कितना आंसर आएगा 1 टाइम आएगा, ये हो जाएगा K Q अपॉन OA स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर। इसे बाहर निकाल लीजिए, जब बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K Q अपॉन OA स्क्वायर
ठीक है। अब ये के एक्चुअल में है क्या, अगर आप और लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम में मान लेते हैं वर्क हो रहा है, क्यू क्यू अपॉन ओ ए स्क्वायर। ठीक है, यही हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम ये पुट कर दें। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये हमने निकाल लिया, अब हम ओ ए निकालते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर देखिएगा, ये जो फोर्स निकला हुआ है, ये जो फोर्स निकला हुआ है, ये जस्ट अपोजिट फोर्स है किसका, ये जस्ट अपोजिट है एफ ऑफ ओ ए के इक्वल। तो एक्चुअल में देखिएगा, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यही आंसर आएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, नलीफाई कर देगा। इसका मतलब क्यू पे लगने वाला चार्ज क्या, फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स 0 होगा। लेकिन इसे मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन हम इसे सॉल्व कर दे रहे हैं। इसको हटा देते हैं। अब देखिएगा, इस पॉइंट पे जो पॉइंट था, एक डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, एफ ऑफ ओ ए। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स हमें मिला, यहाँ से इसका और इसका रिजल्टेंट मिला, अपवर्ड डायरेक्शन में मिला, तो ये हमें ऊपर की तरफ एक फोर्स क्या मिल गया, एफ, ये रिजल्टेंट फोर्स R1 वेक्टर मिल गया। अब देखिएगा, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, FR2 मान लेते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या मान लेते हैं, FR2 मान लेते हैं। इसको हटा दें, FR1 हमको मिल चुका है। अब देखिएगा, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। लिखते हैं फ्रॉम 1 से हम क्या लिखेंगे, F इक्वल टू जो टोटल फोर्स है, चाहे तो F टोटल लिख दें यहाँ पे, ऑन कैपिटल Q, ये हो जाएगा FR1 प्लस FOA। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो एक नया फोर्स आ जाएगा जिसे हम कहेंगे FR2, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स। और ये जो FR2 होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, क्योंकि वेक्टर सॉल्यूशन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, अंडर रूट पहले फोर्स का स्क्वायर FR1 स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाएगा FOA स्क्वायर, प्लस ट्वाइस पहला फोर्स FR1 इंटू FOA इंटू कॉस थीटा। अगर थीटा की बात करें तो थीटा की जगह 180 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 180। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, देखिए क्या हो जाएगा, FR1 कितना आया, यही तो आया है, ये वैल्यू आई है, तो इसकी जगह हम रख देंगे के क्यू क्यू अपॉन ओ ए स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर। अब एफ ऑफ ओ ए की बात करें तो ओ ए ये हमारे पास है Q1 चार्ज। Q1 चार्ज और कैपिटल Q के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर लगाएं तो फोर्स क्या हो जाएगा, K क्यू क्यू अपॉन, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ओ ए स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस ट्वाइस F1 क्या है हमारे पास, ये वैल्यू K क्यू क्यू अपॉन ओ ए स्क्वायर, दूसरा भी यही हो जाएगा, सिमिलर यही हो जाएगा, और वो हो जाएगा K क्यू क्यू अपॉन, और ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर, और 180 कॉस 180 की वैल्यू होती है कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है -1, ये -1 कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको ऐड कर दें, ट्वाइस के क्यू क्यू अपॉन ओ ए स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस, ट्वाइस इसका स्क्वायर कर दें, के क्यू क्यू अपॉन ओ ए स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, √0। तो आंसर कितना आ जाएगा, एफ टोटल कितना आ जाएगा, एफ टोटल आ गया 0 न्यूटन।
तो इस केस में आपने देखा जो सेंट्रॉइड पे फोर्स निकला इन सभी चार्जेस की वजह से जो कैपिटल क्यू पे वो क्या है, जीरो है। और वो पहले भी आप यहाँ से भी लिख सकते थे। ये फोर्स देखिएगा इसके इक्वल है कि नहीं है, अंदर की वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है। ये फोर्स आपस में इक्वल है। जब इक्वल हो गया तो एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वैसे भी नलीफाई हो गए, और नलीफाई हो गए तो आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन इसको हमने मैथमेटिकली सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, चलिए बाकी कल देखते हैं। Over the hills and